वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हाल चाल हैं आपके। मैं आपको टीच करूंगा इंटरनेशनल टैक्सेशन पे बेस्ड कुछ एमसीक्यूज। मैंने एक जर्नी आप लोगों के साथ स्टार्ट करी है और ये वादा किया है कि एग्जाम तक वो जर्नी चलती रहेगी कि हर टॉपिक के जो सीएमए फाइनल के लिए हैं, मैं ये सारी क्लासेस सीएमए फाइनल एक्सक्लूसिवली रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो उनके एग्जाम में जो क्वेश्चंस अभी तक आए हैं और जो आ सकते हैं, उस पे बेस्ड एमसीक्यूज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। मुझसे अगर आप कोई डाउट पूछना चाहते हो या किसी भी तरीके कम्युनिकेशन करना चाहते हो, जो मेरा ईमेल आईडी है और जो वेबसाइट का एड्रेस है वो क्लास के एंड में मैं आपके लिए बताऊंगा। तो सीधे शुरू करते हैं। जो ट्रांसफर प्राइसिंग है और एडवांस रूलिंग, इस पे बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट पे बेस्ड मैंने कल वीडियो अपलोड करी थी। इन केस वेयर प्राइमरी एडजस्टमेंट्स टू ट्रांसफर प्राइस इज मेड सुओ मोटो बाय एन इंडियन कंपनी, द टाइम लिमिट फॉर रिपेट्रिएशन ऑफ एक्सेस मनी इज। तो एक वीडियो मेरी अपलोड है यूट्यूब पे जिसको मैंने नाम दिया है सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स, ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड है। उस वीडियो को आप लोगों को जरूर देखना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आप समझ पाओगे। मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि मैं यहाँ पे एक तरीके का रिवीजन करवा रहा हूं, एमसीक्यू डिस्कस कर रहा हूं, तो कंसेप्ट को डिटेल में टीच करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। कंसेप्ट पे जो बेस्ट क्लासेज होती हैं वो अलग क्लासेज होती हैं, जहाँ पे कंसेप्ट को टीच किया जाता है, उस पर बेस्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। जो मेरी वीडियो है सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स की, अगर उसको देखोगे तो खुद आपको ये आंसर समझ में आ जाएगा। अगर एएलपी के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं और आपकी इनकम में एडजस्टमेंट्स किया जाता है, आपकी इनकम को एनहेंस किया जाता है, उसको कहा जाता है प्राइमरी एडजस्टमेंट्स। तो जो प्राइमरी एडजस्टमेंट्स है, तो द टाइम लिमिट फॉर जो एक्सेस मनी होता है उसको इंडिया में लाने के लिए क्या टाइम लिमिट गिवन है, दैट इज 90 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ज्यादा आने के चांसेस हैं इन क्वेश्चंस के, बहुत सिलेक्टिवली मैंने इनके लिए डिजाइन किया है, तो अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को आप कर लेना। टू एंटरप्राइजेस शैल बी डीम्ड टू बी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस इफ at any time during the previous year one enterprise holds shares carrying not less than of the voting power in the other enterprise। देखो दोस्तों, एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझ लो। ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर जो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस वाला कंसेप्ट है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। दो एंटरप्राइजेस को कब एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस माना जाएगा, उसके लिए बहुत सारे केसेस दे रखे हैं, उनको अच्छे तरीके से करके जाना। जिन्होंने मेरी वीडियो खरीदी हुई है उनको पता है कि मैंने एक एक केस आपके साथ डिस्कस किया था। तो उस पर बेस मैंने तीन चार क्वेश्चंस यहां दिए हुए हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है, टू एंटरप्राइजेस शैल बी डीम्ड टू बी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस इफ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वन एंटरप्राइज holds shares carrying not less than of the voting power in the other enterprise 26%। 26% या उससे ज्यादा, इसलिए लिखा हुआ है नॉट लेस देन। तो अगर एक एंटरप्राइज के दूसरे एंटरप्राइजेस के 26% या उससे ज्यादा शेयर्स होते हैं तो उनको कहा जाता है एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, और उन दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है उसको कहा जाएगा इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। Two enterprises shall be deemed to be associated enterprises if at any time during the previous year one enterprise guarantees not less than 10% of the टोटल बोरिंग्स ऑफ द अदर एंटरप्राइज। अगर एक एंटरप्राइज ने दूसरे की जो टोटल बोरिंग्स थी उसके 10% की गारंटी ले रखी है तो दोनों एंटरप्राइज को कहा जाता है एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। इसका मतलब डी सही आंसर है। Two enterprises shall be deemed to be associated enterprises if at any time during the previous year a loan advanced by one enterprise to the other enterprise constitutes not less than 51% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑफ द अदर एंटरप्राइज। अगर एक एंटरप्राइज दूसरे के लिए लोन और एडवांसेस देता है तो दूसरे की बुक वैल्यू थी एसेट्स की उसके 51% से कम नहीं होना चाहिए, तो दोनों एंटरप्राइज को बोला जाता है एसोसिएटेड। मैं बार बार कह रहा हूं, इस टॉपिक को बहुत सीरियसली कर लेना, एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा। 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन होता है तो 4 मार्क्स आपके आ सकते हैं कम से कम आज की क्लास से। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इज ए ट्रांजैक्शन बिटवीन दो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के बीच में होना चाहिए और उन दोनों या उनमें से एक कम से कम नॉन रेसिडेंट होना चाहिए। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन भी डिटेल में डिस्कस की गई है आप लोगों के साथ, जहां से भी आपने क्लासेस ली हैं। तो पहली बात, दोनों का एसोसिएटेड एंटरप्राइज होना जरूरी है, और दूसरी बात, वो दोनों या उन दोनों में से एक नॉन रेसिडेंट हो, तब उनके बीच में जो ट्रांजैक्शन होगा उसको कहा जाएगा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इज ए ट्रांजैक्शन बिटवीन टू और मोर अनरिलेटेड एंटरप्राइजेस आइदर और बोथ ऑफ whom आर रेसिडेंट। ये गलत आंसर है, बी देखते हैं। टू और मोर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस आइदर और बोथ ऑफ whom आर रेसिडेंट, ये भी गलत है। टू और मोर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस आइदर और बोथ ऑफ whom आर नॉन रेसिडेंट, सी इज द करेक्ट आंसर।
Alpha Limited sources its new material from Beta Limited. The relationship of associate enterprises would be established when Alpha Limited buys raw material from the Beta Limited. फिर देखो सेम क्वेश्चन आ गया, अगर दो एंटरप्राइजेज हैं और एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज से रॉ मटेरियल्स वगैरह खरीदता है तो कम से कम कितना खरीदा गया हो कि उन दोनों को बोला जाएगा एसोसिएट एंटरप्राइजेज. द रिलेशनशिप ऑफ एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज वुड बी एस्टेब्लिश्ड व्हेन अल्फा लिमिटेड buys raw material from the Beta Limited 90% और मोर ऑफ द टोटल रॉ मटेरियल परचेज. जो टोटल खरीदा गया था उसका 90 या उससे ज्यादा खरीदा गया होगा तो दोनों एंटरप्राइज को कहा जाएगा एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज. नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोविजंस ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग आर एप्लीकेबल टू स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस. ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया गया होगा. 92 बीए पे बेस क्वेश्चन है ये वाला बेटा. 92 बीए के अंदर डेफिनेशन दे रखी है स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस की. द प्रोविजंस ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग आर एप्लीकेबल टू स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन वेयर द एग्रीगेट ऑफ सच ट्रांजैक्शंस एंटर्ड इनटू बाय असेसी इन द प्रीवियस ईयर एक्सीड्स ए सम ऑफ ₹20 करोड़. 20 करोड़ से ज्यादा का होता है तो कहा जाता है स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस और उसके ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाते हैं. 20 करोड़ को अगर लैक्स में कन्वर्ट करते हो तो आ जाएगा 200 lakhs, मतलब सी सही आंसर हो गया. ABC Limited entered into international transaction with Allen Incorporation of USA during the year ended on 31st March 2020, totaling ₹1,000 lakhs. दो कंपनीज के बीच में एक ट्रांजैक्शन होता है और 1000 lakhs का होता है, बट फेल टू कीप एंड मेंटेन द इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ सच इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस. अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में एंटर कर रहे हो तो 92D के अकॉर्डिंग आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे, अदरवाइज आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी 271AA में. तो वही पूछ रहे हैं, द असेसिंग ऑफिसर कैन लेवी ए पेनल्टी ऑन ABC लिमिटेड फॉर दिस डिफॉल्ट अंडर सेक्शन 271AA. और वो होती है 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन. जो ट्रांजैक्शन होता है उसके 2% के बराबर पेनल्टी लगाई जाती है. तो 1000 लाख का 2% हो जाएगा 20 लाख. तो 20 लाख सही आंसर होगा, मतलब बी सही आंसर हो गया. अगर बी पे आप टिक करते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. गार स्टैंड्स फॉर, गार की फुल फॉर्म पूछी गई है, कितनी बार मैंने पहले ही बताई हुई है, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स. हम देखते हैं जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स. बी इज द राइट ऑप्शन. बी को अगर आप टिक करते हो यू विल गेट द फुल मार्क्स. Arm's length price means a price which is applied or proposed to be applied in transaction between persons other than associated enterprises in uncontrolled conditions. आर्म्स लेंथ प्राइस का मतलब ही होता है वो प्राइस जो दो अनजान लोगों के बीच में होना चाहिए और किसी भी तरीके का कोई उनके बीच में कंट्रोल नहीं हो रहा हो. बिल्कुल अनजान लोग हों और कोई भी उनको कंट्रोल नहीं कर रहा हो तो जो प्राइस प्रिवेल करता है उसको कहा जाता है आर्म्स लेंथ प्राइस. तो एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए और कंडीशन होनी चाहिए अनकंट्रोल्ड, उसको कहा जाएगा ALP. तो दोनों बातें ढूंढते हैं बिटवीन पर्सन अदर देन एसोसिएटेड इन अनकंट्रोल्ड कंडीशंस. ये सही आंसर हमें पहला ही मिल गया. वैसे देखते हैं बी में क्या लिखा हुआ है, बिटवीन पर्सन अदर देन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस इन कंट्रोल कंडीशंस होगी तो नहीं बोलेंगे ALP. बिटवीन एसोसिएटेड ये तो हो ही नहीं सकती है, बिटवीन एसोसिएटेड तो हो ही नहीं सकती है. एसोसिएटेड के अलावा और अनकंट्रोल्ड कंडीशंस में जो प्राइस प्रिवेल करता है उसको ALP कहा जाता है. ए इज द राइट आंसर. Wherefore ALPs are determined by the most appropriate method, the arm's length price shall be taken to be अर्थमेटिकल मीन निकाला जाता है. अगर अब तो खैर एक रूल बना दिया गया है कि 6 से ज्यादा ALP है या कम है उसके बेस पे, तो अगर 4 ALPs हैं तो जो भी ALP निकल के आएंगी बाय द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड उनका अर्थमेटिकल मीन लिया जाएगा, उसको ALP मान लिया जाएगा. हालांकि उसमें एक वेरिएशन देखते हैं तो 3% भी हो सकता है या 1% भी हो सकता है, लेकिन यहां जो पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि उन 4 में से हाईएस्ट लेंगे, लोएस्ट लेंगे या अर्थमेटिकल लेंगे या एसएससी की चॉइस है. तो यहां जो सही आंसर होगा वो होगा अर्थमेटिकल मीन ऑफ द सच प्राइसेस. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. द ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस शैल अप्लाई इन ए केस वेयर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम हैज टू इफेक्ट ऑफ computed entered into on the basis of entries made in the books of account in respect of the previous year in which the international transaction was. ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होते हैं where the computation of income has the effect of reducing the income chargeable to tax. अगर इंडिया वाली इनकम रिड्यूस कर रही है तो ALP के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते हैं.
एएलपी के प्रोविजन सभी एप्लीकेबल होते हैं जब उसके लगाने से इंडिया वाली इनकम इंक्रीज कर रही होती है। अगर इंडिया वाली इनकम कम कम हो रही होती है तो उसका मतलब ये हो गया कि ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। In case total income is enhanced by the assessing officer by virtue of application of transfer pricing provisions, deduction under chapter 6A shall not be admissible from entire income. Deduction under chapter 6A shall not be admissible from the enhanced income. B is the correct option. अगर एएलपी के प्रोविजंस लगाए गए हैं और आपकी इनकम को इंक्रीज कर दिया गया है, जो इनकम एनहेंस कर जाती है उसमें से डिडक्शंस जो चैप्टर 6 है 80C टू 80 उसका बेनिफिट नहीं दिया जाता है। तो वो यही कह रहे हैं जो एनहेंस्ड इनकम होगी, जो इनकम बढ़ाई गई होगी, उसमें से चैप्टर 6 का बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा। 14th द एपीए शैल बी वैलिड, 5 साल के लिए वैलिड होता है, आपको अच्छे तरीके से पता है। 5 साल से ज्यादा के लिए नहीं होगा, हाँ 5 साल से कम का एग्रीमेंट हो सकता है। शैल बी वैलिड फॉर 5 years एज मे बी स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट, 5 साल तक के लिए हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 कंसेक्यूटिव एज प्रीवियस ईयर, 5 से ज्यादा के लिए नहीं हो सकता है, हाँ कम हो सकता है, और कम है तो एग्रीमेंट में स्पेसिफाइड होगा, लेकिन एग्रीमेंट में 5 साल से ज्यादा के लिए स्पेसिफाइड नहीं हो सकता है। एपीए की फुल फॉर्म होती है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। मॉडिफाइड रिटर्न, ये तो बहुत शानदार टॉपिक है, मुझे ये टीच करने में भी बहुत मजा आता है। रिसेंटली इसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट भी किया गया था, जिन्होंने मेरी क्लासेस खरीदी हुई हैं वो अमेंडमेंट मैंने आपको करवाया हुआ है। मॉडिफाइड रिटर्न, अगर आपकी इनकम आप एपीए में जाते हैं, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट में जाते हैं, तो आपको मौका मिलता है कि जो आईटीआर आप फाइल कर चुके हैं या फाइल करने वाले हैं उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मॉडिफाइड रिटर्न कैन बी फर्निश्ड विद इन 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द सेट एपीए वाज एंटर्ड। जिस महीने में आप एपीए में एंटर करे थे, प्राइसिंग एग्रीमेंट में एंटर करे थे, उसके एंड से 3 महीने के अंदर जो रिटर्न ऑलरेडी फाइल हो चुकी हैं और जो एपीए में कवर हैं उस सालों की आप रिटर्न को मॉडिफाई कर सकते हो। तो 3 months इसका मतलब इज द राइट ऑप्शन। इफ टोटल वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इज अप टू, the assessee need not to maintain specified information and documents under section 92D। अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की वैल्यू 1 करोड़ को एक्सीड नहीं करती है तो आपको जो वैल्यू जो बुक्स और डॉक्यूमेंट्स उनको मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो 1 करोड़ सही आंसर है, इसका मतलब ए इज द राइट ऑप्शन। 17 करवाता हूं, इफ एनी पर्सन फेल्स टू फर्निश ऑडिट रिपोर्ट एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 92E ऑफ द एक्ट ही शैल बी लायबल टू पे पेनल्टी ऑफ। ये पेपर में कई बार पहले भी आ चुका है। ये पेनल्टी आपको पता होनी चाहिए, जब भी कोई असेसी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में एंटर करता है तो उसको एक रिपोर्ट फाइल करनी पड़ती है चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेके। 92E फॉर्म में लिखा हुआ है, उस रिपोर्ट को फाइल करने की लास्ट डेट होती है 30 नवंबर, जो कि आईटीआर फाइल करने की भी लास्ट डेट होती है। और अगर ये रिपोर्ट आप फर्निश नहीं करते हो तो आप पे पेनल्टी लगाई जाती है और वो अमाउंट होता है 1 लाख रुपए का। एन एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग इज टू बी मेड इन 4 कॉपीज। जब आप एडवांस रूलिंग का क्वेश्चन है, एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई करते हो तो एप्लीकेशन देते हो उसकी 4 कॉपीज आपके लिए सबमिट करनी पड़ती हैं। एडवांस रूलिंग एप्लीकेशन कैन बी विड्रॉन विद इन, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांसेस हैं। जिस डेट पे एप्लीकेशन फाइल की गई थी उसके 30 दिन के अंदर आप इसके लिए एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकते हो। एडवांस रूलिंग शैल बी प्रोनाउंस विद इन 6 months ऑफ द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। 6 महीने के अंदर एडवांस रूलिंग को प्रोनाउंस करना जरूरी होता है बाय द अथॉरिटी। Authority for advance ruling shall not allow an application where the question raised is already pending before the Supreme Court, involves determination of fair market value of the property, relates to a transaction designed prima facie for the avoidance, all of the above। एडवांस रूलिंग एप्लीकेशन को अलाउ ही नहीं किया जाएगा अगर वो मैटर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट के सामने पेंडिंग है। अगर आप एफएमबी निकालने के लिए आपने एप्लीकेशन को फाइल किया हुआ है, एडवांस रूलिंग उसके लिए भी अलाउ नहीं करता है। और अगर आपका पर्पज किसी भी तरीके की टैक्स में अवॉइडेंस को ढूंढना है, अवॉइडेंस आपका पर्पज लग रहा है, तो वो उस एप्लीकेशन को अलाउ नहीं करेंगे। ये तीनों बातें अगर होंगी या इनमें से कोई सी भी एक बात होगी तो एप्लीकेशन को अलाउ नहीं किया जाएगा। इसलिए सही आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। द अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग इन इनकम टैक्स इज कॉन्स्टिट्यूट बाई, जो अथॉरिटी होती है उसको कॉन्स्टिट्यूट करने की जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। प्रेसिडेंट भी नहीं है, सीबीडीटी भी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सी इज द राइट ऑप्शन। The advance ruling pronounced by the authority for advance ruling as per section 245 is binding। असेसी पे बाइंडिंग होता है,
डिपार्टमेंट पे बाइंडिंग होता है और जिस ट्रांजैक्शंस के लिए ऑप्ट इन किया गया है उस पे बाइंडिंग होता है। 3 लोगों पे बाइंडिंग होता है फॉर द ट्रांजैक्शन, असेसी पे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे। तो देखते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन फॉर शॉर्ट रूलिंग हैज बीन शॉर्ट, यस बाइंडिंग होगा। ऑन इनकम अथॉरिटी उस पर भी बाइंडिंग होगी। ऑन द एप्लीकेंट यस ऐसी हो गया, यस। ऑन ऑल अदर पर्सन हैविंग सिमिलर, नहीं, इन पे बाइंडिंग नहीं होती है। जो इनकम टैक्स की जो एडवांस रूलिंग की रूलिंग होती है, जो उसको प्रोनाउंस किया जाता है, उसकी बाइंडिंग जो नेचर होती है वो 3 लोगों के लिए एप्लीकेबल होती है, एप्लीकेंट के लिए, डिपार्टमेंट के लिए और उस ट्रांजेक्शन के लिए जिसके लिए उसको प्रोनाउंस किया गया था। तो 1 2 3 सही आंसर है, देख लेते हैं। ए इज द राइट आंसर, 1 2 एंड 3। in respect of any payment made to a person located in the NJA notified jurisdictional area। इस पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में प्रैक्टिकल भी बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे। कभी आप मेरी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स की मैंने सारा 10 ईयर्स करवाया हुआ है। अगर मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करी हुई है, अगर अपलोड करी हुई है उसको देखना। एनजेए जो ऐसे एरिया होते हैं टैक्स का रेट बहुत कम होता है और जो हमारे संग इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करते हैं, उनको हम डिक्लेयर कर देते हैं एनजेए। उस पर बेस्ड क्वेश्चन पेपर में प्रैक्टिकल कई बार आता है। तो इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी पेमेंट मेड टू ए पर्सन लोकेटेड इन द एनजेए टैक्स डिडक्टेबल, जो टीडीएस माइनस किया जाएगा, जो टैक्स का रेट होगा और 30% उसमें जो हायर होगा, जो रेट लिखा होगा टैक्स में या फोर्स होगा, और 30% डी इज द राइट ऑप्शन। अच्छे तरीके से कर लेना, इसके आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। Why is a foreign company having permanent establishment in India, namely X? Z, a non-resident associated enterprise, has invested 900 crores to that in X। 900 करोड़ रुपए का लोन दे रखा है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, इसके क्वेश्चन तो मैंने पहले भी करवाए हुए हैं जो एमसीक्यूज वगैरह अपलोड है। ऑफ एक्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर वाज 150 करोड़। 150 करोड़ की उसकी इनकम थी बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। Compute the amount of interest allowable in respect of the debt, assuming that the debt was invested on the first day of the financial year and the rate of interest is 10% per annum। 30% of EBITDA, इससे ज्यादा का इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जाएगा। तो जो यहां पे ये EBITDA दे रखा है 150 करोड़ दे रखा है, तो ये हो गया 45 करोड़। इंटरेस्ट 45 करोड़ से ज्यादा का अलाउ नहीं किया जाएगा, मतलब ए इज द राइट ऑप्शन। तो ये बहुत शानदार 25 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए करवाए। इस पीडीएफ को अगर आप चाहते हो तो मेरी वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा www.directexlectures.com। वहां पे एक सेक्शन है पीडीएफ, एमसीक्यू पीडीएफ, वहां पे मैं इस पीडीएफ के लिए अपलोड कर दूंगा। आप अपने सिस्टम में वहां से डाउनलोड कर सकते हो और अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप प्रिंटआउट्स भी निकाल सकते हो। आप मुझे किसी भी तरीके का मेल करना चाहते हो, क्योंकि मैं व्हाट्सएप बहुत कम यूज करता हूं, व्हाट्सएप या कॉल वगैरह में रिसीव करने में ज़्यादा यकीन नहीं करता हूं, क्योंकि इससे माइंड आपका डाइवर्ट होता है चीज़ों के लिए। तो बहुत कम यूज करता हूं मैं फ़ोन के लिए, मोबाइल के लिए। आप मुझसे ईमेल के थ्रू बात करें। ईमेल है imsb003@gmail.com, imsb003। और एक दूसरा तरीका है, मेरी वेबसाइट पे चले जाओ, वहां पे सेंड द क्वेरी के नाम से एक ऑप्शन है, वहां जाके भी अपनी क्वेरी आप मुझे सेंड कर सकते हो। बहुत जल्दी किसी और शानदार टॉपिक पे जो बेस्ट एमसीक्यू होंगे उसके साथ आपसे मुलाकात होगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और अगर पढ़ा सकते हैं तो पढ़ाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।